नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। कल संसद में 2023-24 का बजट पेश किया गया और हमेशा की तरह बजट आते ही उस पर टिप्पणियां और डिबेट्स शुरू हो गए। हर कोई उस पर एक कमेंट देने लगा। हमारे राजनेता भी पीछे नहीं रहते। अभी ट्विटर पर मैंने देखा कि एक ट्वीट है स्मृति ईरानी जी के नाम। अब ये सही है या गलत है नहीं पता। उसमें उन्होंने कहा है कि ये बजट मोदी जी की 8 साल के तपस्या का फल है, उसका नतीजा है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। और प्रभु तो आप सब जानते हैं केवल एक ही है हमारे देश में। आज का एपिसोड बजट का एनालिसिस नहीं है। मैं किसी और बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील बात की चर्चा करूंगा जो कहीं शायद खबरों में और इतना कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द कि उसमें ये खबरें दब कर रह जाती हैं और हम लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा। ये आप अपने ध्यान में ज़हन में रख लें और जब भी आप बजट का खुद एनालिसिस करें तो इन आंकड़ों के हिसाब से भी एक बार उस बजट को देख लें। कोरोना के बाद हमारे देश में गरीबों की संख्या एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे ये संख्या लगभग 40% पहुंच गई थी। देश का औसतन अगर हम मान के चलें कि 25% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो ये संख्या करीब 35 करोड़ बनती है। और बजट में इन लोगों के लिए क्या था, अगर आपको पता चले तो ज़रूर मेरे को कमेंट्स में लिखिएगा। आपकी जानकारी के लिए मनरेगा पर खर्चा यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसका खर्चा सरकार ने घटाकर अब 60,000 करोड़ कर दिया है, जो पिछले साल 29,400 करोड़ अधिक था। ये आंकड़े हमारी जनसंख्या की कैटेगरीज के बारे में है। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी जनसंख्या आज 140 करोड़ के करीब है, क्योंकि सेंसस तो 2021 का अभी तक आया नहीं है, हम 2023 पहुंच चुके हैं। जनरेशन जेड वो लोग हैं जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए, जिनकी उम्र आज लगभग 11 से 26 साल के बीच में है। ये 52% है, 73 करोड़ इनकी संख्या है। ये ऐसे लोग हैं जो अभी या तो पढ़ रहे हैं या नौकरी में जा रहे हैं या कुछ आने वाले साल में ये नौकरियां मांगेंगे। सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ पे लगभग 25 करोड़ हैं। काम करने वाली जनसंख्या वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन 94 करोड़ है। पेंशनर्स इंडिया में हर तरह के पेंशनर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ओल्ड एज पेंशन, एनपीएस सब मिला के इस वक्त करीब 9 करोड़ पेंशनर्स हैं, जिसमें से गवर्नमेंट पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट वो 52 लाख हैं। वोटर्स आज की तारीख में 52 करोड़ हैं। और बेरोजगारी के दर के हिसाब से आज हमारे देश में करीब 10 करोड़ युवक वो बेरोजगार हैं। तो हमारे युवकों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और हमारे काम करने वर्किंग ग्रुप पॉपुलेशन के लिए इस बजट में क्या क्या था, आप ढूंढ लीजिए और कुछ मिले तो अवश्य बताइए। इस चैनल पर जितने भी प्रोग्राम हैं उसमें हम सरकारी सूत्रों का डेटा लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। आप पुराने एपिसोड इस चैनल पर भी देख सकते हैं या हमारी साइट theinfodiggers.com, उस पर भी आपको पुराने सारे कार्यक्रम मिल जाएंगे। हमको ट्विटर पर दी इन्फोडिगर्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा लेऑफ्स के बारे में, यानी कि उन लोगों के बारे में जिनकी नौकरियां जा रही हैं। हालांकि ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन भारत में भी इसका असर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोज ही आप अखबारों में कोई ना कोई खबर ऐसी जरूर देखेंगे जो ये कहेगी इस कंपनी ने या फला कंपनी ने इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। कभी विप्रो नौकरी से निकालता है, कभी इन्फोसिस, कभी फेसबुक और कभी गूगल। ये याद रखिए कि हमारे देश में कोई सेफ्टी नेट नहीं है। कई देशों में ऐसा प्राविधान है कि नौकरी नहीं होती है तो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लोगों को दिया जाता है, जिससे वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं।
हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। और भारत में खास करके अगर एक नौकरी जाती है तो 5 लोग परिवार के उससे प्रभावित हो जाते हैं। हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो 2 दिन पहले आया था उसमें ये बोला गया था कि हमारी जीडीपी 6 से 6.8% के बीच में ये ग्रो करेगी अगले साल। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, उससे जॉब्स क्रिएट होंगे। अब नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में कैसे बढ़ेंगी? हमारी वित्त मंत्री ने ये ग्रोथ बढ़ाकर 7% दिखाई है अगले साल के लिए, जबकि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर श्री वेंकटेश्वरन ने बाद में इंटरव्यू में ये कहा था कि जीडीपी लगभग 6% के आसपास ही ये ग्रो करेगी। और इधर अडानी को लेकर इतना बड़ा हंगामा चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में निवेश अगले साल कितना होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में ग्रोथ आने की उम्मीद नहीं है और ये ले ऑफ आगे भी इसी गति से होते रहेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कितना रहा है इस साल। Q1 में हमारा ग्रोथ था 13.5%, क्योंकि पिछला साल एक कोविड का रिकवरी का साल था। Q2 में ये ग्रोथ कम होकर 6.3 हो गई और अभी हाल में ही Q3 के नंबर्स निकले हैं जो 4.2% पे हमारी ग्रोथ आ चुकी है। और Q4 का एस्टिमेट यानी कि जनवरी से मार्च 2023 हमारी ग्रोथ और भी घटकर 4% हो जाएगी। तो 4% की जीडीपी ग्रोथ लेकर हम एंटर करेंगे अगले वित्तीय वर्ष में। अब ये 4 से 7 कैसे होगी और कौन सी जादुई छड़ी निर्मला सीतारामन जी के पास है, ये आप जरूर इस बजट में देख लें। भारत के आईटी और आईटी सर्विसेज सेक्टर में आज की तारीख में यानी कि 2023 में लगभग 50 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं। ये आप एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देख लीजिए। 2009 में इस सेक्टर में 19.6 लाख एम्प्लॉयड थे, बढ़कर 2014 में 32.9 लाख हो गए और पिछले साल 2022 में ये बढ़कर 48.5 लाख हो गए। अब इनकी अगर आप ग्रोथ देखें तो ये ग्राफ में बहुत साफ नजर आता है कि 2014 तक ये तेजी से बढ़ा था। इसकी एवरेज ग्रोथ रेट तब 11% थी। ये यूपीए 1 और यूपीए 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह का उस समय उनकी गवर्नमेंट थी। उसके बाद मोदी सरकार जब से आई, इसमें ग्रोथ में ये गिरावट आ गई, ये बीच में फ्लैट भी हो गया और इनकी एवरेज ग्रोथ रेट केवल 5% है। तो इसी ग्राफ पर मैं हायरिंग का जो पैटर्न रहा है वो इस पर सुपर इम्पोज कर देता हूँ। इसका मतलब है हर साल कितने नए लोग इस सेक्टर में जिन्हें नौकरी दी गई। 2010 में 3.4 लाख लोगों को, फिर उसके बाद 2 लाख, फिर 3 लाख, तो ऐसे ये ऊपर नीचे चलता रहा। इसको ऑल्टरनेट ईयर हायरिंग बोलते हैं। एक वर्ष में इस सेक्टर में कम नौकरियां होती हैं, अगले साल उसको पूरा करते हैं और ये हायरिंग बढ़ जाती थी। ऐसा ही चलता रहा था 2014 तक। लेकिन 2014 के बाद आप देखेंगे कि निरंतर हर साल इस सेक्टर में नौकरियां कम होती गईं। सबसे कम हुई 2018 में। कोविड आया था 2019 के अंत में, 2020 में, और कोविड में जो हायरिंग ज़्यादा ऊपर हुई है इसकी अलग अपनी एक कहानी है जो मैं आपको इस एपिसोड में आगे बताऊंगा। तो जैसा आपने देखा, भारत में जो स्लो डाउन आईटी सेक्टर की हायरिंग में आया है वो मोदी सरकार के आने के बाद आया है और ये निरंतर हर साल ऐसा ही चलता रहा। भारत के आईटी सेक्टर को हम 2 हिस्सों में अलग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्टार्टअप्स का। स्टार्टअप्स वो कंपनियां हैं जो नई होती हैं, उसमें एक चैलेंज अलग होता है, उसमें एक रिस्क भी होता है और लोग इसको ज्वाइन करते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए कि अगर कंपनी चल गई तो वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। दूसरी हैं जो नॉर्मल कंपनीज हैं जैसे कि टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, इन्फोसिस। इसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट भी होता है और ये एक तरह का स्टेबल कैरियर माना जाता है और ये भी माना जाता है कि इसमें ले ऑफ्स कम होंगे। ये एक तरह से सिक्योर्ड भी मानी जाती हैं। भारत में आज तक लगभग 48,000 स्टार्टअप रजिस्टर की गई हैं।
ये ग्राफ है 2012 से लेकर 2022 का। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था 2015 में। उसके बाद इस फिगर में लगातार गिरावट आती गई है और आज तक की सबसे कम रजिस्ट्रेशन एक साल में स्टार्टअप्स का हुआ था 2022 में 652 कंपनीज का। सरकार अपने बजट में इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। ना तो कोई स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई इम्प्रूवमेंट दिखा, ना ही कोई फाइनेंशियल एड उनके लिए अनाउंस की गई और ना ही उन पर उनको कोई सपोर्ट दिया गया है। हमारा स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम एक तरह से सिमटता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। पिछले 3 साल में कितनी नौकरियां गई लोगों की पूरी दुनिया में, ये इस चार्ट में दिखाया है। ये डेटा लिया है मैंने layoff.fyi से, जो कि ये ट्रैक करता है दुनिया भर की कंपनी को कि किस दिन कितने लोग ले ऑफ हुए थे। तो हो सकता है ये डेटा असलियत से कम हो, क्योंकि ट्रैकिंग में कभी कभी नंबर सामने नहीं आ पाते हैं। सन 2020 में लगभग 81,000 ले ऑफ हुए। उसके बाद 2021 में 15,800, 2022 में पिछले साल सबसे ज़्यादा ले ऑफ हुए 1,60,000 के करीब, और इस वर्ष अभी तक जनवरी के महीने में लगभग 78,000 नौकरियां लोगों की जा चुकी हैं। टेक कंपनीज के ले ऑफ की जब भी बात आती है तो याद रखिए कि अगर 100 नौकरियां जाती हैं, जैसे कोई कंपनी है फेसबुक या गूगल, तो उसमें से 60 लोग अमेरिका में नौकरी खोते हैं और लगभग 15 से 20 हिंदुस्तान में उन लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। और अगर किसी स्टार्टअप में ले ऑफ होता है तो वो एक ज़्यादातर एक लोकलाइज्ड फिनोमेना होता है, क्योंकि स्टार्टअप हिंदुस्तान में ही वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो वो 100% 100% नौकरियां यहीं पर इंडिया में ही चली जाती हैं। भारतीय स्टार्टअप्स में कितनी बार ले ऑफ हुए और कितने लोगों को निकाला गया, ये इस टेबल में मैं दिखा रहा हूँ। 2020 में 35 कंपनियों में ले ऑफ हुए 39 बार, यानी कि कई कंपनियों ने एक से ज़्यादा बार उस साल में लोग निकाले। 12,932 लोगों की नौकरियां गई और इसमें जो इन्वेस्टमेंट था लोगों का, जो कैपिटल लगाया था स्टार्टअप्स में, वो था $65,075 मिलियन। इसी तरह से 2021 में 5 कंपनियों का ले ऑफ हुआ, 4,080 एम्प्लॉयज निकाले गए, $7,836 मिलियन का कैपिटल रिस्क में आ गया। 2022 में सबसे ज़्यादा लोग निकाले गए, 68 बार ले ऑफ्स हुए। इसमें 14,224 एम्प्लॉयज निकाले गए और इसमें कैपिटल लगा हुआ था $54,304 मिलियन। 2023 में अभी तक 2,327 लोग स्टार्टअप्स में निकाले जा चुके हैं, $13,486 मिलियन रिस्क में आ गए। तो टोटल अभी तक पिछले 3 साल में लगभग, इसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें, तो 11,25,608 करोड़ का कैपिटल रिस्क में आ गया है। इसमें कई कंपनीज बंद हो चुकी हैं, कई बंद होने जा रही हैं और बाकियों का भी फ्यूचर अनसर्टन है, क्योंकि अब उनको फ्रेश कैपिटल नहीं मिल पा रहा है। पूरे जो इसमें नौकरियां जितने लोगों की गई, 120 कंपनीज थी, 135 बार उन्होंने ले ऑफ किए। टोटल लोगों की नौकरियां गई 33,563। स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम मेनली ये है कि नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में नहीं आ रहा है। इस फिनोमेना को बोलते हैं फंडिंग विंटर। एक सर्दी आ गई है फंडिंग में। रीजन यही है कि कई स्टार्टअप्स फेल हो गई हैं और लोगों को ये खतरा नजर आता है कि अगर हमने पैसा लगाया तो ये डूब जाएगा। और इसी वजह से तो नए लोग जो अब नौकरियां ढूंढ रहे हैं, वो पुरानी टेक कंपनीज की ओर अब ज़्यादा जा रहे हैं। स्टार्टअप्स का जो ग्लिटर था वो अब ख़त्म हो गया है। भारत के स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम एक ऐसा अट्रैक्टिव माध्यम था जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी मात्रा में आता रहा है। स्टार्टअप्स की फंडिंग विंटर अब एक आइस कोल्ड हो चुकी है।
अगर आप ये फंडिंग स्टार्टअप्स की फंडिंग को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जनवरी 2023 में सबसे बड़ी जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है टाइगर ग्लोबल यूएसए की, उसका इन्वेस्टमेंट हमारी स्टार्टअप्स में जनवरी में ज़ीरो रहा है। और इससे पहले सॉफ्ट बैंक, आप सब जानते होंगे, उसने स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का जो है वहाँ से वो विड्रॉ कर चुकी है। स्टार्टअप में हर इंडस्ट्री में लेऑफ्स हो रहे हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, फाइनेंस हो, फिटनेस हो, हेल्थ केयर हो। लेकिन दो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। पहला तो है ऑनलाइन एजुकेशन, जैसा कि बायजूस। दूसरा है फूड डिलीवरी, जोमेटो और स्विगी। तीसरा है ऑनलाइन रिटेल। और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल। और इस सब का जो रूट कॉज है, पहली चीज तो हमारी सरकार की पॉलिसियां ही बदल गई हैं स्टार्टअप्स के लिए। नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, नई कंपनीज बन नहीं रही हैं। और दूसरा मुख्य कारण ये रहा है कि कंपनीज एक तरह से शॉर्ट साइटेड रहीं और ओवर एम्बिशियस रहीं। कोरोना आने से एक भारी लाइफस्टाइल चेंजेस आए, उसमें ऑनलाइन सर्विसेज में एकदम से जंप आया। हम लोग खाना बाहर से मंगाने लगे, सारा कुछ पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग सब ऑनलाइन होने लगी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे नॉर्मलसी आई, ये सारी सर्विसेज लेना ये खत्म हो गया। उसके साथ ही देश में महंगाई बढ़ती गई, इन्फ्लेशन बढ़ता गया, नौकरियां जाती रहीं, तो लोग एक तरह से खर्चा करने से डर गए हैं। और इसी कोरोना के दौरान टेक कंपनीज ने भी ओवर स्टाफिंग कर ली। उन्होंने सोचा ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगी। उस समय चीप मैन पावर थी, वर्क फ्रॉम होम था, मैन पावर पर खर्चे कम होते थे, तो उन्होंने दनादन भर्ती कर ली। लेकिन जब अब स्लो डाउन आ रहा है तो वो भी अब इस मैन पावर को लेने से कतरा रहे हैं। इस बारे में भी हमारे बजट में कुछ नहीं बोला गया। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी कोई बात की नहीं गई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नया कुछ डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।